नाजरीन आदाब, आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी अहमद अशर यासर। अहमद अशर यासर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोकल न्यूज़ है, जो आज की अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ है, वो है के कविता बोली हैं जो उनको कल दिल्ली आबकारी नीति मामले में, शराब घोटाला मामले में जो उनको कल जमानत मिली है और वो 5 महीने से ज़्यादा समय के बाद जेल से बाहर आई हैं। और इस वक्त वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी जब वो जेल से बाहर आई थी। इस दौरान उन्होंने अपने भाई KTR से मुलाकात की थी, उनके बेटे से मुलाकात की थी और वो उस वक्त बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे जब तक हमारी पूरी तरह से हमारी जीत नहीं हो जाती। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से कल कविता हैदराबाद पहुंची, हैदराबाद में उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया गया है और उन्होंने कहा है कि मैं इन आरोपों से बेदाग होकर बाहर निकलूंगी। और कविता ने साथ ही ये भी कहा है कि मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है और मैं इसके लिए हमेशा लड़ती रहूँगी। और वही जब ये बाहर आई है कविता, उसके बाद से एक हैदराबाद में एक राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने ये बोला है कि भाई जो बाहर आई हैं उसमें जो है यहाँ जो कांग्रेस है उसकी वजह से इनको मतलब रिहा किया गया है, इनकी ज़मानत हुई है। वहीं फिर अब उनके भाई जो हैं KTR, उन्होंने भी बोला है कि जब राहुल गांधी पे केस चला था तो क्या वो उन्होंने हथियार डाल दिए थे बीजेपी के सामने, इस वजह से उनको मतलब उस केस में छूट मिली है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई कहीं ना कहीं हैदराबाद में। और जिस तरह से कविता जब कल हैदराबाद पहुंची हैं तो उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत हुआ और BRS के लिए एक बहुत ही अच्छी ये एक बहुत ही टाइम के बाद एक अच्छा मोमेंट आया जिसको वो अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं। जी जी जी। तो देखा जाए कि कल उनके परिवार के लिए बहुत ही खुशी का माहौल रहा था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम के बाद जेल से बाहर आई थी। इसी के साथ हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की मंडी से जो सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे को। उन्होंने उसमें कई मुद्दों पर बात की थी, जैसा कि उन्होंने पिछले टाइम जो किसान आंदोलन पर जो बयान दिया था कि अगर किसान आंदोलन जो हो रहा था उसमें रेप और मर्डर हो रहे थे, उसमें लोगों को मारकर टांग दिया गया था, इस तरह के उनके बयान आए थे। कल ही उन्होंने एक और बयान दिया था राहुल गांधी पर। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ कुर्सी के मुंह में रहते हैं, उनको सिर्फ कुर्सी का मुंह है, उनको जनता का दुख नहीं दिखता। उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे और उन्होंने ये भी कहा था, साथ ही उनकी जो इमरजेंसी जो उनकी मूवी रिलीज़ हो रही है उसको लेकर उन्होंने बॉलीवुड पर भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि एक टाइम था कि मुझे बहुत सारी मूवीज़ मिल रही थी, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरा खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने फैशन और मेट्रो जैसी फिल्में की थी तब उनको बाहर से भी ऑफर आने लगे थे, तो कहीं वो काम मांगने जाती थी तो उनको लोग ये बोलकर, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनको ये बोलकर कह देते कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं इसीलिए हम आपको नहीं ले सकते। और उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं देश छोड़ने को मजबूर हो गई थी। बिल्कुल, कंगना ने जिस तरह बोला है कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, बहुत सही बात है। अगर देखा जाए तो एक बार फिर कहीं ना कहीं कंगना ने एक ऐसा बयान दिया है जो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान कहेंगे इसे। बिल्कुल। और जिस तरह से पिछले सरकार में स्मृति ईरानी राहुल गांधी पे हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी करती रहती थी, चाहे वो सही हो या गलत हो, इसी तरह से अब कंगना रनौत भी कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर को चुन रही हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो हर वक्त टीवी पे कहीं ना कहीं वो खुद नहीं आते लेकिन उनकी न्यूज़ कहीं ना कहीं चलती रहती है टीवी पे। तो कंगना उनके नाम ले करके कहीं ना कहीं एक जो अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहती हैं
जी। और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था किसानों के खिलाफ, आज की जो खबर है वो ये भी है कि किसान आज प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ एक एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं वो। और उनको हालांकि उस बयान पे बीजेपी ने कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है जी, और बिल्कुल। इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अब उन्होंने फिर आज जब एक ये बयान दिया है तो फिर पार्टी को एक बार उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप जो बयान दे रही हैं वो किस तरह के बयान हैं, उनको आप क्यों दे रही, इस तरह का एक वो बोलना चाहिए कि आप इस तरह का बयान ना दें और जिससे पार्टी की छवि खराब हो। जी जी। और कंगना खुद कहती हैं कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो जाहिर सी बात है एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, एक्टिंग करते करते वो पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं, ये भी पता नहीं चलता उनको खुद। हालांकि इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैं कब कहाँ पे क्या बोल रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि उनकी पार्टी को खुद इसके बारे में उन पर लगाम लगानी चाहिए उनके बयानों को लेकर। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कल ये भी बोला था कि मेरी पार्टी ने मुझे फटकार भी लगाई है और मैं उस पर काम करूंगी। हालांकि ये बोलने के बाद भी उन्होंने फिर से वही स्टेटमेंट दिया जो उनको देना नहीं चाहिए था, जो एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। उनको अच्छे से मालूम है कि अगर मैं इस तरीके के बयान देती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मुझे बचाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, इस तरह के बयान अगर बीजेपी में कोई दे रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टी उसको बचाने की कोशिश करेगी। वो उनके एमपी हैं जी बिल्कुल। और मंडी से जीत के आई हैं और अच्छे वोटों से जीती थी। हालांकि देखा जाए तो उनके अपोजिशन में जो थे उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन जब वोटों गिनती हुई तो पता चला कि कंगना और जीती हैं। और कंगना अभी बयान नहीं दे रही, कंगना काफ़ी समय पहले से बयान दे रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि कंगना को इन बयानों की वजह से ही बीजेपी ने टिकट दिया था। तो कंगना उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रही हैं, वो जिस तरह के बयान पहले देती थी उसी तरह के बयान दे रही हैं और उन बयानों से उनको सुर्खियां मिलती हैं, उनको जो क्या बोलते हैं सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो उनको बुलाती है, उनका इंटरव्यू करती है, उसमें फिर वो जब कोई ऐसा बयान दे देती हैं तो वो जब क्लिप चलती है तो उनका भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है, सबका फ़ायदा होता है। जैसा कि आपने बोला कि कंगना के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो कंगना जो है गैर जिम्मेदाराना जो बयान देती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के नेता उनको सपोर्ट करते ही हैं और उनको मालूम है कि मैं इस तरीके के बयान देकर जब यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ तो मैं आगे तक भी पहुँच सकती हूँ। क्योंकि जो कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस तरह बयान देते हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते हैं या जो भी दूसरे भी संगठन है, दूसरे भी जाति के लोग हैं उनके खिलाफ होते हैं या दूसरे विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ होते हैं। इस तरीके से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी एक ऊंची पोस्ट पा सकती हूँ। बिल्कुल, वो अपने जो सीनियर्स हैं उनको देख रही हैं। इंसान जब भी कहीं जाता है तो अपने सीनियर्स को फॉलो करता है, इंस्पायर होता है, उनको फॉलो करता है, तो वो अपने सीनियर्स को देख रही हैं, अपने सीनियर्स के हिसाब से वो भी इस तरह के बयान दे रही हैं। हालांकि उन्होंने एक बयान और दिया था कि मतलब ये जो बयान दिया है किसानों के खिलाफ उसमें रेप और मर्डर वाला भी कुछ बोला था। इसके खिलाफ वहाँ के जो किसान हैं पंजाब के, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था और कहा था कि बीजेपी से कि आप इसके लिए माफ़ी मांगिए। तो बीजेपी ने उसी दिन शाम में बोल दिया था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जब पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उस बयान से तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कुछ जो संगठन के लोग हैं, किसानों के संगठन जो हैं, उनके लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि कंगना की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जी। इस पे एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि एक जब मोमेंट चल रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें आप इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही। इसी तरह जब वहाँ पे CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में तो उस पर भी इन्होंने कोई कमेंट किया था। तो ये इन्हीं चीज़ों को बोल करके सुर्खियों में रहना चाहती हैं और सुर्खियों में रही हैं और आगे भी मुझे लगता है इन्हीं तरह की ये बातें करती रहेंगी। इस पे अगर लगाम नहीं लगाई गई सख्ती से। और रही बात आपने बोला कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, तो वो इस तरह के बयान देते हैं एक तबके को खुश करने के लिए। ठीक है, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव वो हों, इस तरह के बयान दे करके आप एक तबके को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन उसी तबके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो आपके खिलाफ है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी कि वो आपके खिलाफ हैं, ये अभी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को भी मिला। जी बिल्कुल। कि किस तरह से लोगों ने आपको नकारा है। आपके कुछ ऐसे सो कॉल्ड सीट्स थी जहाँ पे आपके जीतने आपने बिल्कुल भी वहाँ की सोची नहीं थी कि वहाँ हारेंगे हम,
वहाँ भी आप हारे हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से वाराणसी से जीते हैं, वो भी जीत कहीं ना कहीं कोई शक के घेरे में ही रही है। जी बिल्कुल। वहाँ पे जो कांग्रेस के थे राय साहब, अजय राय, वो जीत रहे थे एक टाइम पे, वो 20 कुछ वोटों से आगे चले, उसके बाद अचानक से वहाँ पे मोदी जी तो इस तरह लड़ करके हारे हैं वो, और मोदी जी लड़ करके जीते। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और आप इस तरह से अगर जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी हार है, आपकी पार्टी की हार है। एक टाइम था जब मोदी जी ये बोलते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब ये बोलते हैं कि अब की बार एनडीए सरकार। तो जब आपकी पार्टी के लोग इस तरह के बयान देंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में बात की, तो हालांकि दिनों में जो परसों जो घटना हुई है, जो फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को मार कर लटका दिया गया, या उन्होंने सुसाइड किया है, अभी तक उसकी कोई खुलासा नहीं हुआ है। और हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उन्होंने सुसाइड किया है। और हालांकि दूसरी तरफ उनके घर वाले बोल रहे हैं कि उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। और उनके जो पिता हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी बच्चियों के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए थे, और पुलिस के पास जब हम लोग ये बताने के लिए गए तो पुलिस वालों ने जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने थाने के बाहर भी जमकर बवाल किया था, हंगामा काटा था। उन्होंने कहा था कि आप सीबीआई जांच करें, तब हम उसके बाद अपने बच्चियों के जो अंतिम संस्कार रहता है उनका अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने बोला कि लेकिन पुलिस ने हमारी ना सुन के उनको जल्दी जल्दी में इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की, उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। बिल्कुल, ये जो मामला है, ये पुलिस एक तरफ सुसाइड का मामला कह रही है, परिवार पुलिस की जो ये थ्योरी है उसको पूरी तरह से नकार रहा है। परिवार कह रहा है कि हमारे परिवार में ऐसे कुछ चीज़ें ही नहीं थी, ना विवाद था, ना किसी तरह की कोई टेंशन थी, तो वो सुसाइड क्यों करेंगे। और जिस तरह से उनके जो वालिद हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी बेटियों के शरीर पे चोटों के निशान थे, तो आपस में लड़ करके फांसी थोड़ी लगा लेंगी दोनों। और ये यूपी में कोई पहला मामला नहीं है। यूपी में इस तरह से हाथरस केस भी आया था कि उसको भी जल्दी से जल्दी उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया था रात के अंधेरे में। तो ये योगी जी जिस तरह से बोलते हैं कि हम हर अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा, आप पहले उस चीज़ पे कायम रहिए, आप उस पर कानून बनाइए, उस कानून के तहत काम कीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो केस हुआ है ये वाला फर्रुखाबाद वाला, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि किसी और को इस पर निशाना बनाया जा सके। इस वजह से इस गुत्थी को जल्द से जल्द ख़त्म, मतलब एक और उसका मोड़ दे करके ख़त्म करना चाह रहे हैं लोग। ये एक प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी मतलब एक क्या बोलते हैं वो एक डरावना सीन होता है जब इस तरह की वारदात सामने आती हैं कि एक पिता कह रहा है कि हमारी बच्चियों की शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, वहीं पुलिस कह रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है। और पिता ये भी कह रहा है कि हमें जल्द से जल्द उनके सीबीआई जांच की मांग कर रहा है पिता। और फिर पुलिस पे उस पे दबाव बनाया पुलिस ने उसके पिता पे कि जल्दी से जल्दी इसका अंतिम संस्कार कीजिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक शक के घेरे में लाती हैं हर एक इंसान को। अगर कहीं ऐसा होगा तो जाहिर है कि कुछ तो उसमें गड़बड़ है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो इस पे दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। जब उसका पिता, उसके घर वाले कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसके शरीर पे चोटों के निशान मिले, तो फिर जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कैसे साबित हो गया कि सुसाइड है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हर दूसरे चौराहे पर आपको यमराज मिलेंगे, तो कहीं देखा जाए तो आप इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, प्रशासन पर आप दबाव बना रहे हैं और प्रशासन उनके माँ बाप पर दबाव बना रहे हैं। अगर आप वाकई में उनके साथ इंसाफ करना चाहते हैं तो उनके घर वाले जो सीबीआई जांच की मांग कह रहे हैं, तो आपको सीबीआई जांच की मांग करानी चाहिए। बिल्कुल, उस पर सीबीआई जांच करानी चाहिए, उनका दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहिए, दोबारा पोस्टमार्टम करा के जो रिपोर्ट आती है उसके तहत काम करना चाहिए। उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया, उनको दोबारा से पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था उसका, और एक सही रिपोर्ट करवा करके उसकी सीबीआई जांच करवानी चाहिए थी। लेकिन आपने तो मतलब ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी वाला हाल किया कि उसको ख़त्म कर दिया बस। अब ठीक है, हमारा तो यमराज वाला सीन चल ही रहा है।
जल्दी से जल्दी केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, जैसा कि उन्होंने जो बाकी के जो उनके प्रदेश में केस हुए थे, चाहे उन्नाव वाला हो, चाहे वो जो दूसरे केस हुए थे हत्या, और जो लास्ट टाइम जो उत्तराखंड में भी जो केस हुआ था, जो एक विधायक का बेटा उसमें इन्वॉल्व था बताया जा रहा था, तो उसको भी कुछ इसी तरह से रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि देखा जाए तो एक तरफ मोदी सरकार बोलती है कि हम लड़कियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे, वहीं अब दूसरी तरफ केस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। बिल्कुल। और वहीं पर कल योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये भी कहा है कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? योगी जी कहते हैं कि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। यही योगी जी हैं जब इनके यहाँ पे कोई ऐसा केस होता है और उसमें अगर मुसलमान के अलावा और कोई अगर उसका दोषी होता है तो उसके घर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही अगर कोई मुसलमान निकल गया तो बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी मतलब क्या बोलते हैं अदालती कार्रवाई के उसका घर गिरा दिया जाता है। तो ये जो है योगी जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम बिना भेदभाव के काम करते हैं जी। और योगी जी खुद ही कई बार ऐसा बोल चुके हैं जो मीडिया के सामने, आपके भी सामने, हम सबके सामने है कि वो कहते हैं कि ये जो ये जो धर्म है, सनातन धर्म, ये सबसे पुराना धर्म है और हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे सनातनी हैं। जी जी। वो बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। इस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं? आप या तो करिए उस चीज़ को कि आप सबका साथ, सबका विकास कीजिए, या फिर आप उस पर कोई टिप्पणी मत कीजिए। आपको अभी जो एक सर्वे हुआ उसमें आपको सर्वे में सबसे नंबर 1 इंडिया का सीएम बताया गया और आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, आपके यहाँ एजुकेशन है नहीं, तो आप नंबर 1 कैसे हो गए? वो तो बोलते हैं कि बाहर से दुनिया के लोग आएंगे हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। अब वो 2017 से बोल रहे हैं, 2024 चल रहा है, अब तक तो आया नहीं कुछ भी जॉब करने के लिए। यूपी के लोग खुद बाहर जॉब कर रहे हैं बैठ करके। जी 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 बिल्कुल। और इसी में जो सर्वे किया गया, इसी में जो है M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको चौथे नंबर पर रखा गया। तो कल ही किसी ने ये बोला था कि भाई तमिलनाडु में यूपी के लोग जॉब करने जाते हैं, उस मुख्यमंत्री को चौथे नंबर पर रखा गया और जिसके यहाँ जॉब है नहीं कहीं पे, सिर्फ एक तरह की अराजकता फैली हुई है, उसको नंबर 1 पे रखा गया। जी जी। जैसा कि योगी आदित्यनाथ बोले थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, तो वहीं पर देखा जाए मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और वहां के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने एसडीएम से बात की तो उन्होंने ये बोला कि हमें ऊपर से दबाव आया है कि आप अल्पसंख्यकों के घर ही तोड़ें, आप हिंदू अगर कोई भी अराजकता फैलाता है, इस तरीके का अगर कोई भी काम करता है तो आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करें। बिल्कुल, ये सारे दबाव जो ऊपर से ही आते हैं, प्रशासन को अपना काम करना होता है। जब ऊपर में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो धर्म की राजनीति करेंगे तो जाहिर है उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके ऊपर भी उसी तरह का दबाव होता है। तो बीजेपी की राजनीति रही है, बीजेपी हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, तोड़ने वाली राजनीति करती, जोड़ने वाली राजनीति नहीं करती। चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर देश में भी कई जगहों पे, मतलब अभी भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जो इन चीज़ों से बचे हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अब फिर से बीजेपी सेंट्रल में आ गई उसी तरह से, तो फिर जो देश के जो कुछ स्टेट्स हैं जो अभी इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं वो बच पाएंगे। क्योंकि अभी जैसे देखा गया है कि तमिलनाडु में जो एक बीएसपी के लीडर की हत्या की गई थी, मर्डर किया गया था, उस पर भी बीएसपी और बीजेपी ने बहुत ही हल्ला काटा था वहाँ पे। और जिस तरह से इस छोटे छोटे जो वाक़यात पेश आते हैं हर स्टेट में जहाँ पे बीजेपी नहीं होती, तो वहाँ पे बीजेपी एक अच्छी तादाद में प्रोटेस्ट करती है। लेकिन वही जब आपके स्टेट में, आप जहाँ पे सत्ता में हैं, वहाँ पे अगर ये कोई प्रोटेस्ट किया जाता है तो उस पर आप FIR करते हैं। वही जब CNRC के उसमें लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा था तो उनके नाम के बैनर लगा दिए गए थे दूर दूर तक, हालांकि बाद में कोर्ट के कहने पे वो हटाया गया। उस तरह की राजनीति वो बीजेपी करती है और उसकी आदत है, वो आदत नहीं छूट सकती। तो वहीं एक दूसरी न्यूज़ खबर सामने आ रही है कि जो
पीडीपी प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने बोला है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और उन्होंने अपने 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, सूची जारी की है, सॉरी। और इससे पहले भी उन्होंने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें उनकी बेटी जो है उनका भी नाम सामने आया था। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनकी पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी, अब की वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी। लेकिन कल ही उन्होंने बोला कि वो उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और जब से वो उनकी पार्टी बनी तब से वो अकेले इलेक्शन लड़ रही है। बाद में मर्ज हो जाती हैं बात अलग है, लेकिन इलेक्शन वो अकेले लड़ते हैं। तो इस बार महबूबा मुफ्ती खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं, उनकी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिया है, उसका नाम है इल्तिजा महबूबा मुफ्ती। तो इस तरह से ये जब अभी तक जो है 17 और 8 अभी जो लिस्ट जारी की है वो 17 की है, उससे पहले 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी हैं वो। और इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा था कि बैक साइड से कहीं ना कहीं पीडीपी इस गठबंधन को सपोर्ट करेगी, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वहाँ पे इलेक्शन वहाँ पे जाने से कहीं ना कहीं वो जो लड़ाई थी वो और बढ़ गई है। कहीं वोटों का जो बंटवारा था वो बढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस बार का इलेक्शन काफ़ी टफ होगा, क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे जी। और इसमें भी जो भी क्या बोलते हैं घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, घोषणा पत्र पे भी एक बहस चल रही है। जो अभी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने 17 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, उसी तरह बीजेपी ने भी 2 दिन पहले 3 लिस्ट जारी की थी, उसके बाद 2 लिस्ट वापस ले ली थी, फिर एक लिस्ट जारी की थी। उसके बाद वहाँ पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट में उन लीडर्स का, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमारा टिकट कट सकता है, इस वजह से लिस्टें वापस ले ली गई हैं। तो एक तरह से बीजेपी वहाँ पे बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं एकजुट नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में ये बोला था कि हम दोनों गठबंधन कर रहे हैं, हम दोनों गठबंधन में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को नाखुश नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप गठबंधन में इलेक्शन लड़ें और अपने जो भी आपके कार्यकर्ता हैं उनको आप नाखुश ना करें। दोनों बैठ कर के एक अच्छा तालमेल बिठा करके इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़्यादा सही होता है। इसी में ये भी बोला जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती भी शायद उस गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने कल ये बोला कि नहीं, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि मेरी पार्टी शुरू से अकेले चुनाव लड़ती आ रही है। हाँ, वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, उनकी बेटी इलेक्शन लड़ रही है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं पे महबूबा मुफ्ती का परिवार जो है वो अभी भी इस चीज़ में है कि वो इलेक्शन लड़ें और वो असेंबली में जाएँ। जी जी। तो अगली जो खबर है जो आज के न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना हुआ है वो है कोलकाता में जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज था, उसमें जो डॉक्टर ट्रेनी की जो हत्या और रेप हुआ था, उसमें जो परसों और कल जो भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था, वो एक विरोध प्रदर्शन ना होकर एक उग्र प्रदर्शन था। वहाँ पर पुलिस वालों पर उनको मारा गया। हालांकि पुलिस वहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही थी, वहाँ पर कोई उग्र प्रदर्शन ना करे इसीलिए वो चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही थी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनको बहुत ही ज़्यादा चोटें आई थी। तो उसी के और वहाँ पर आगजनी भी हुई थी। तो वहाँ पर कल को जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये जो है मोदी बाबू जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए कोलकाता में आग लगवा रहे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बंगाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये आग असम से लेकर दिल्ली तक जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और कल साथ ही उन्होंने, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी बहुत ही चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है डॉक्टर के साथ, ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल, कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंगाल बंद का जो एक आह्वान किया था, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक राजनीतिक वो था। ये किसी बच्ची के मर्डर या रेप के लिए नहीं था, अपने फ़ायदे के लिए था। जिस तरह से बीजेपी के जितने भी लीडर्स थे, कर चाहे वो वहाँ के हों, बंगाल के या फिर देश के और भी कोने के, वो सब लोग सिर्फ बंगाल पे ही बाइट दे रहे थे।
कि बंगाल पे ही बोल रहे थे कि बंगाल में ऐसा हुआ। बंगाल में एक मुख्यमंत्री हैं जो खुद महिला हैं और वो वहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसको वो देख नहीं रही। इसी तरह जो संदेश खाली का एक केस सामने आया था, संदेश खाली में केस सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने वहाँ पे बहुत हल्ला बोला था कि यहाँ ऐसा हो रहा है। वहाँ तो वहाँ पर मुस्लिम का नाम यूज करके जो शाहजहां शेख देश के प्रधानमंत्री ने भी उसके बारे में बात की थी और बंगाल का काफ़ी दौरा किया था उन्होंने। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि जो संदेश खाली में जो महिलाएं वहाँ पे थीं उनको एक ब्लैंक पेपर दिया गया था कि तुम इस पे साइन कर दो, बस हस्ताक्षर कर दो। उस मुद्दे को बीजेपी भूल गई है। अब बीजेपी एक नया मुद्दा लेके आई है। हालांकि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने भी इस केस के लिए वो काफ़ी एक्टिव नज़र आई हैं। उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जो ये 2 दिन पहले छात्रों वाला एक आंदोलन हुआ था, छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें जब छात्र जब आपको एक जगह रोका जा रहा था वहाँ नहीं रुके, वहाँ से जब आप दूसरी जगह जा रहे तो पुलिस ने उन पर एक्शन लिया, पुलिस ने उन पर पानी के बौछार की। उसका एक मुद्दा बना के बीजेपी ने, और ये भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, इंटरनली रिपोर्ट आ रही कि वो जो छात्रों का आंदोलन था वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के ही जो लोग हैं उन्होंने ही उन लोगों को भड़काया था, उनका आंदोलन किया था। तो हालांकि हिंदुस्तान के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की चीज़ों में आते हैं उनको भी ये राजनीति समझनी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी ने कल बोला है कि अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है, समाज जो है वो अपना खुद का इतिहास लिखेगा, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, जाहिर है जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से राष्ट्रपति जो चुना जाता है वही आता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी अब एक राष्ट्रपति की भाषा नहीं, अब वो बीजेपी की भाषा बोलने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की वारदात पेश आती हैं, जिस तरह से जब हमारे देश के पहलवान वहाँ पे घसीटे जा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब इनका कोई बयान नहीं आया था मुर्मू जी का। जिस तरह से मणिपुर में केस हुआ था उस वक्त मुर्मू जी का कोई बयान सामने नहीं आया था। अब जब एक मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरी बीजेपी खड़ी है, एक स्टेट के खिलाफ पूरी बीजेपी खड़ी है, उस वक्त मुर्मू जी ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक बयान है, उनका अपना बयान नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से दिया गया एक लेटर है जो उन्होंने पढ़ा है या लिखा है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि मणिपुर में जो केस हुआ है आप उस पर एक्शन ना लेकर, और जो आपके राज्यों में जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके राज्यों में जो सबसे बड़ा प्रदेश है, हालांकि उस पर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका जो राज्य है वो जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर आए दिन रेप हत्या का केस होता रहता है, आप उस पर एक्शन ना लेकर आप दूसरे राज्यों के पर नज़र रख रहे हैं जहाँ पर विपक्षी सरकार है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा जो है अपनी राजनीति भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरह से ये सारे काम करके, ये विरोध प्रदर्शन करके, ये विरोध प्रदर्शन ना बोल के ये एक उग्र प्रदर्शन रहा था उनका। तो इसी के साथ नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी अशर यासुर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।